हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है रेवेन्यू। तो इस रेवेन्यू को समझने से पहले हम लोग ये समझ लें कि अगर हम लोग कोई भी आइटम को नहीं बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को नहीं बनाते हैं, तो बिना प्रोडक्ट बनाए हमारे पास पैसा तो आ ही नहीं सकता। तो जब हम लोग किसी भी चीज को बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन, मतलब चीजों को बनाना। अब ये प्रोडक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज कॉस्ट। बन गया, पैसा भी लग गया, अब ये प्रोडक्ट जो है वो बनके तैयार हो गया है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फाइनल गुड्स। अब इस फाइनल गुड्स को मार्केट में जाके हम लोग क्या करेंगे, सोल्ड आउट करेंगे। तो उससे आने वाला जो आपके पास पैसा रहेगा दैट इज नोन एज रेवेन्यू। क्या कहलाएगा भाई? ये रेवेन्यू। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं रेवेन्यू के बारे में कि रेवेन्यू होता क्या है, रेवेन्यू जनरेट कैसे किया जाता है और रेवेन्यू कितने टाइप का होता है। तो हम लोग इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से भाई? इंट्रोडक्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड। अब यहां पे प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन। अब ये क्रिएशन क्या है भाई? तो क्रिएशन का मतलब चीजों को बनाना। अब आपने फॉर एग्जांपल क्रिएशन करा तो जनरली क्रिएशन जो है वो जनरली किसका होता है भाई? गुड्स का होता है। ठीक है। अब ये गुड्स भी जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। हम लोग यहां सिर्फ मेनली दो टाइप के गुड्स की बात करते हैं। जो पहला गुड्स है उसका नाम मैंने बोल दिया कंज्यूमर गुड्स, और फॉर एग्जांपल दूसरा जो गुड है उसको मैंने बोल दिया यहां पे कैपिटल गुड्स। अब ये जो कंज्यूमर गुड्स है और ये जो कैपिटल गुड्स है, ये दोनों ही क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाए गए होंगे। ठीक है। चलिए, अब ये नीड्स को जो सेटिस्फाई करते हैं उस टर्म को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं भाई? यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आप लोगों ने ये जो भी गुड्स बनाए हैं, क्रिएशन करा है, इन सबको किसके अंडर हेड लेते हैं हम लोग? यहाँ पे प्रोडक्शन के अंडर हेड लेते हैं। ठीक है। बट प्रोडक्शन करने के लिए आपको कुछ खर्चा भी तो करना पड़ेगा, एंड दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर। ये क्या कहलाएगा यहाँ पे? एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर को हम लोग इजी लैंग्वेज में अगर समझे तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट, या हम लोग बोल सकते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मतलब भाई किसी चीज को बनाने का जो खर्चा लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे कॉस्टिंग कहते हैं। ओके। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन बट अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। अब ये बोल रहा है प्रोडक्शन हमने कर तो लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200 मिलियन टन हम लोगों ने किसी प्रोडक्ट को बना दिया, बट हम लोग चाहते हैं कि अब इसका प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि मन में जो है वो अभी भी लालच भरा हुआ है। मतलब अगर मान लेते हैं 200 मिलियन टन में बनाता हूं तो प्रॉफिट जो है फॉर एग्जांपल 100 कितना होगा भाई? 100 लाख होता है। अब मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं तो इसको मैं 220 लाख करना चाहता हूं। तो अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो आपको प्रोडक्शन पे क्या करना पड़ेगा भैया? ध्यान देना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं? प्रोडक्शन को यहां पे बढ़ाया जाए ताकि हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो ज्यादा आए। ओके। एंड ओनली इफ ही इज रिसीविंग अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न। अगर मान लेते हैं वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है तो उसके पास जो पैसा आएगा उससे वो क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो बार बार क्या करेगा? उस प्रोडक्शन पे और प्रेशर बनाना शुरू करेगा। ओके। सो द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द प्रोड्यूसर आफ्टर सेलिंग हिज प्रोडक्ट। ठीक है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा इसने बनाया है इसको मार्केट में बेचा, और इस मार्केट में बेचने के बाद जो पैसा आता है इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर रेवेन्यू। क्या बोलते हैं भाई? रेवेन्यू। तो इसको इजी लैंग्वेज में समझे तो चीजों को बना के हम लोगों ने रख दिया, और जब बेचा और बेचने से जो पैसा अर्न करा दैट इज नोन एज रेवेन्यू। क्या बोला भाई? यहां पे हम लोगों ने इसको रेवेन्यू। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग बात करते हैं कि रेवेन्यू का मीनिंग क्या होगा। अभी तो हम लोगों ने ये समझा कि रेवेन्यू आया कहां से, तो प्रोडक्शन और कॉस्ट को करने के बाद क्या जनरेट होता है? हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि रेवेन्यू का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट, एक ऐसा पैसा रिसीव्ड बाय द फर्म। फर्म मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पे चीजों को बनाया जाता है,
फ्रॉम द सेल ऑफ द गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब आपने जितना भी टारगेट करके रखा है, अगर आप उतना सामान बेच देते हैं तो उस सामान को बेचने से जो पैसा आता है दैट इज नोन एज रेवेन्यू। कमोडिटी इन द मार्केट, मगर बेचने के लिए जो जगह है उसका क्या नाम रख दिया हम लोगों ने, मार्केट। मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पे बायर्स और सेलर्स ओपनली चीजों को शेयर करते हैं, मतलब चीजों को खरीदते भी है और चीजों को बेचते भी है। ओके, तो अब ये जो रेवेन्यू है उसका मतलब क्या होता है, तो रेवेन्यू इज द सम टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड कॉस्ट। प्रॉफिट आया कहां से, तो प्रॉफिट हमेशा आएगा भाई रिस्क लेने से, ठीक है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो जीवन में नाम बना नहीं पाओगे। उन्हीं लोगों के नाम बनते हैं जो जीवन में क्या ले पाते हैं भैया, रिस्क ले पाते हैं। ओके, नाम बनाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। दूसरा क्या बोल दिया यहाँ पे, कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन के पास 110 रुपीज रेवेन्यू आ रहा है तो इसमें फॉर एग्जाम्पल 90 रुपीज उसकी कॉस्ट होगी और 20 रुपीज क्या होगा इसका प्रॉफिट। तो आपसे कोई पूछेगा तो कि सम टोटल ऑफ रेवेन्यू क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपको याद रखना है भैया प्रॉफिट और कॉस्ट। ओके, अगर हम लोगों को इसी से क्या करना है, प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग रिवर्सिबल कर दें, इस प्रॉफिट को इधर ले जाए और रेवेन्यू को इधर ले आए। तो रेवेन्यू में से अगर कॉस्ट माइनस हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे भाई, क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। हम लोग पिछली कुछ क्लासेस में 9th 10th में पढ़ते थे कि अगर हम लोगों को प्रॉफिट देखना है तो प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करें भाई, तो सबसे इजी फॉर्मूला होता था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जितने वो सामान बेचता है, फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस 1000 है उसका और कॉस्ट प्राइस फॉर एग्जांपल 700 रुपीज है, सो द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज नोन एज प्रॉफिट। तो इसी तरीके से यहाँ पर रेवेन्यू मतलब चीजों को बेचने से जो फायदा हुआ वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू, और उसमें जो उसने पैसा लगाया है दैट इज नोन एज कॉस्ट। ओके, तो यहां पे हम लोगों को चीजें बहुत सारी समझ में आ गई। अब ये कंपनी है, कंपनी में क्या वो एक प्रोडक्ट बनाएगा, नहीं, कंपनी में बहुत सारे क्या करेगा, वो प्रोडक्ट बनाएगा। जब बहुत सारे वो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो अलग अलग चीज को अलग अलग टाइम पे सेल करेगा। जब इन सबको जोड़ देगा वो कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल जनवरी में इतना सेल किया, फरवरी में इतना सेल किया, तो भाई जो कंपनी का ओनर होगा वो तो ये पूछेगा कि भैया साल भर का टर्नओवर बताइए आप तो मुझे। तो मैंने क्या करा, ये जो 12 मंथ्स की अलग अलग सेल थी सबका क्या कर दिया, सम टोटल कर दिया, ठीक है। जो सम टोटल किया उससे आने वाला जो पैसा रहेगा उसको हम लोग कहेंगे टोटल रेवेन्यू। क्या कहेंगे भाई, टोटल रेवेन्यू। तो साल भर के अंदर जितनी भी सब चीजें हम लोगों ने बेची है मार्केट में उनका सम टोटल क्या कहलाएगा भाई, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू को हम लोग काय से डिनोट करने वाले हैं, यहाँ पे टी आर से। किससे करने वाले हैं, टी आर से। तो हम लोग समझते हैं कि टोटल रेवेन्यू के मीनिंग में हमें लिखना क्या है, इट इज द टोटल इनकम रिसिप्ट्स ऑफ अ प्रोड्यूसर आफ्टर सेलिंग हिज गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि ये टोटल इनकम की बात कर रहा है या रिसिप्ट्स की बात कर रहा है जो कि प्रोड्यूसर कब गेन करेगा, कब रिसीव करेगा, आफ्टर सेलिंग हिज गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जितना उसने सोचा उतना बनाया और मार्केट में जाके बेच दिया तो वो आने वाला पैसा क्या कहलाएगा भाई, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। चलिए, दैट इज द एडिशन ऑफ द रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो हर एक एक प्रोडक्ट का जब सम टोटल करेंगे हम लोग और उससे आने वाला पैसा भी क्या कहलाएगा, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। ओके, अब इसके फॉर्मूले की हम लोग बात कर लेते हैं। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू होता है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। क्या होता है भाई, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। कैसे हम लोग समझते हैं इसको, ओके समझिए। यहाँ पे मान लेते हैं किसी का जो प्राइस है वो 10 है, ठीक है, उसमें आप क्वांटिटी की बात करें तो वो 2 है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया भाई, इसके पास 20 रुपीज हो गया। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो टी आर इज इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ एम आर, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, हम लोगों ने कोशिश करी कि ये
तीन बॉक्सेस है, तीन बॉक्सेस को हम लोगों ने बेचा। फॉर एग्जाम्पल इसको बेचा तो 10 रुपीज आए, इसको बेचा 20 रुपीज आए, और इसको बेचा तो मान लेते हैं 30 रुपीज आए। बट इसने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, इसने बोला कि यार अच्छा कस्टमर अगर आ जाता है तो हम लोग उससे थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करता है, 2 रुपीज और ऐड कर देता है। तो यहाँ पे ये जो एडिशनल पैसा आया इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू। आना कितना चाहिए था भाई, इन तीनों का अगर सम टोटल करते हैं हम लोग तो होता है 62, बट वी आर गेटिंग 62 रुपीज इंस्टेड ऑफ 60। तो ये जो 2 रुपए उसी प्रोडक्ट को बेचने से एक्स्ट्रा आते हैं, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। तो एक एक चीज को बेचने से, फॉर एग्जांपल मैं यहां बोल देता हूं MR1, फिर बोलता हूं MR2, ठीक है, फिर मैं बोलता हूं MR3, इन तीनों का सम टोटल कर दिया तो ये क्या हो गया, टोटल कंपनी का रेवेन्यू हो गया। तो MR1 मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 है, और आपने थोड़ा सा रिस्क लिया और इसको क्या बना दिया भाई, 12 बना दिया। ये एज इट इज MR2 कितना है भैया, इसको मैं MR2 मान रहा हूं, तो ये हो गया 20, और ये कितना हो गया 30। इन सबका अगर सम टोटल करते हैं तो पहले कितना होता था 60, बट अब कितना होने लग गया है 62। तो हम लोग यहां बोल रहे हैं कि जो TR है इज द सम टोटल ऑफ MR, ठीक है ना, मार्जिनल रेवेन्यू का ये क्या होगा, सम टोटल होगा। चलिए हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल इफ अ फर्म सेल्स 10 चेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 160 पर चेयर, अगर फर्म ने 10 चेयर बेची कितने हिसाब से भाई, 160 रुपए के हिसाब से, 160 रुपीज के हिसाब से, देन द टोटल रेवेन्यू विल बी 60 चेयर्स इनटू, अब ये क्या कर दिया हम लोगों ने, 10 इंटू 160 कर दिया, तो कितना आ गया हमारे पास 1600। तो टोटल जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, उसको बेचने से जो पैसा आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे भाई, टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कंपनी में हम लोगों ने क्या करा, सब कुछ जब बेचा तो इतना पैसा आया। बट ये तो बताइए सर कि अगर एक प्रोडक्ट बेचेंगे तो फिर क्या होगा, उसका भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगा। तो एक प्रोडक्ट का कॉस्ट जब हम लोग निकालते हैं और उसको बेचने से जो फायदा होता है, दैट इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू। टोटल में क्या होता है, सबका सम टोटल हो जाता है, और एवरेज में क्या होता है, सिर्फ एक की बात होती है। किसकी बात होती है, सिर्फ एक की बात होती है, ठीक है ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, टोटल मिला के हमारे पास 100 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल ये 4 चीजों को बेचने से आ रहे हैं। तो पहली चीज हम लोगों ने 10 रुपीज की बेची, दूसरी 20 की, और तीसरी मान लेते हैं 40 रुपीज की बेच दी, ओके, और फिर आखिरी वाली हम लोगों ने 30 रुपीज की बेच दी। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो टोटल है वो तो आपका 100 रुपीज है। उन्होंने बोला ठीक है सर, बिल्कुल सही बात कही आपने, बट ये एक एक चीज का कॉस्ट बताइए। तो ये जो एक 10 रुपीज है, ये जो 20 रुपीज है, ये जो 40 रुपीज है, और ये जो 30 रुपीज है, ये यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू है। मतलब एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना, क्या आपको मिल रहा है बेचने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू। क्या बोलते हैं भैया, एवरेज रेवेन्यू। चलिए हम लोग इसको समझते हैं, एग्जाम में लिखना क्या है हम लोग को, ये भी तो देखें। बोलता है इट रेफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। तो ऐसा रेवेन्यू जो पर यूनिट को बेचने के बाद मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू। ओके, इट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग। इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो हम लोगों को आता ही होगा डिवाइड करना। ओके, क्या करना है डिवाइड में, तो जो भी आपका टोटल रेवेन्यू आया था बाय नंबर ऑफ आउटपुट सोल्ड, कितनी क्वांटिटी आप लोगों ने बेची है और कितना टोटल पैसा आया है, तो इसके डिवीजन के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू। क्या कहलाएगा भाई, एवरेज रेवेन्यू। जनरली एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर होता है। ये हम लोगों को स्टेटमेंट याद रखनी है। ओके, अब फॉर्मूला क्या है भाई, तो इन्होंने कहा AR मींस एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये हो गई नंबर ऑफ आउटपुट और ये हो गया भैया हमारा टोटल रेवेन्यू। तो एक चीज को बेचने से हमारे पास कितना पैसा आता है ये हम लोगों ने निकाला किससे भाई, एवरेज रेवेन्यू से निकाला। ओके, फॉर एग्जांपल इफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ 160 पर चेयर इज 1600, टोटल मिला के हमारे पास जो पैसा आ रहा था वो कितना आ रहा था भैया, 1600। ठीक है, 1600 डिवाइडेड बाय हम लोगों ने 10 करा तो हमारे पास एक चेयर की कॉस्ट आ गई जो कितनी की है भैया, 160 रुपीज की है। तो ये हम लोगों को बात याद रखनी है कि एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है किसी एक प्रोडक्ट की क्या निकालना है भैया, कॉस्ट निकालनी है। तो ये हमें यहाँ पे क्या करता है, टोटल रेवेन्यू से कहाँ मूव करवाता है, एवरेज रेवेन्यू पे। अब एवरेज रेवेन्यू से हम लोग कहाँ जाएंगे भाई,
मार्जिनल रेवेन्यू पे। ऑलरेडी टोटल रेवेन्यू जो है मार्जिनल रेवेन्यू का बेस होगा, ये हम लोग को पता चल चुका है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, एक और एडिशनल अगर उतने से ही बेच दिया जाए, जितना आपने आउटपुट किया है उतने से ही क्या कर दिया जाए, एक और एडिशनल बेच दिया जाए, तो दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे हम लोग समझते हैं किसी पार्टी में, किसी बर्थडे पार्टी में 200 पीपल्स को इनवाइट किया गया था, फूड जो है 200 पीपल्स के हिसाब से बना हुआ था, ओके। बट यहां कहा गया कि जो हमारी सब्जी है वो थोड़ी सी कम पड़ गई। उनने बोला कोई बात नहीं, एक काम करो, पानी गर्म करो, मिला दो, लो खाना बढ़ गया। अब ये जो खाना बढ़ गया आपका, तो इसमें 200 पीपल की जगह 250 पीपल जो आए थे, 50 एक्स्ट्रा पीपल को भी कवर कर दिया गया। तो यहाँ पे ऐसे ही जितनी चीजें हम लोग बना रहे थे, अगर उससे ही ज्यादा चीजें बना के हम लोग बेच पाते, तो जितनी ज्यादा चीजें बना के आप बेच रहे हैं, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। क्या कहलाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू। हम लोग ये भी बोल सकते हैं वन मोर एडिशनल यूनिट, अगर एक और एडिशनल यूनिट बना के उतने में से ही बेचते हैं, तो उससे आने वाला जो पैसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे मार्जिनल रेवेन्यू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे एग्जाम के लिए, ओके। तो मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग शो कैसे करेंगे भाई? MR से, ओके। इट इज द एडिशनल रेवेन्यू विच कैन बी डिराइव्ड बाय सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये क्या बोल रहा है? एक ऐसा एडिशनल रेवेन्यू, भाई रेवेन्यू तो पहले आ रहा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये क्या हो रहा है? एडिशनल रेवेन्यू हो रहा है, which can be derived by selling one more unit of output। एक और चीज को एक्स्ट्रा बेचने से जो पैसा आ रहा है, that is known as marginal revenue। क्या कहलाएगा यहाँ पे भाई? marginal revenue। आगे क्या बोलता है भाई इसके फॉर्मूले की हम लोग बात करें, या हम लोग ये देखें कि ये marginal revenue में ये भी तो बोलता है कि change in total revenue, मतलब total revenue पहले जितना था उससे अब क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है, ओके। विथ रेस्पेक्ट टू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, जैसे जैसे आप एडिशनल बेचते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आना शुरू हो जाएगा, ओके। फॉर्मूले की हम लोग बात करते हैं, MR। अब MR में हम लोगों को पता नहीं है कौन सी वैल्यू निकालना है, तो हम यहां लिख देते हैं MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी चीज की 10th यूनिट को बेचता हूं और मान लेते हैं उसमें मुझे 200 यूटिल्स मिलते हैं, ठीक है, या मान लेते हैं 200 रुपीज मिलते हैं, और जैसे ही मैंने 12th यूनिट को बेचा, यहां पे 220 यूटिल्स या तो 220 रुपीज मिलने लग गए। तो यहां पे पूछ रहा है कि 12th यूनिट बेचने के बाद आपको कितने ज्यादा का फायदा हुआ, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। अब यहां पे n की जो वैल्यू है वो क्या है भैया? 12th है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? MRN निकालना है। तो MRN कैसे निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ TRN, ओके। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा TRN माइनस 1, ओके। अब n की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, तो यहां पे MR12, यहां पे TR12, और यहां पे मैं लिख देता हूं TR12 माइनस 1, ठीक है। तो अब इसके पहले की यूनिट की हम लोगों को बात करनी है, ओके। चलिए, तो यहां पे बोलता है TR12 की वैल्यू लिखो और यहां पे TR11 की वैल्यू लिखो। एक काम करते हैं, हम लोग इसको 11th बना देते हैं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ओके। ये 11th क्वांटिटी या कमोडिटी की बात करने वाले हैं हम लोग, ओके। चलिए, तो यहां पे हम लोगों ने, जैसे ही हम लोगों ने क्या लिखा भैया? TR11 लिखा, तो हम लोग को समझ में आ गया कि इसकी यूटिल्स कितनी है भाई। तो इनने बोला यहाँ पे ये 220 है सर, और ये कितना है सर? 200 है। तो इसका डिफरेंस जो है वो कितना आ गया सर? 20 रुपीज या 20 यूटिल्स आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे MR12 पे जो हमें मिलने वाला क्या होगा? एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा, इसको हम लोग बोलेंगे MRN। क्या बोलेंगे? MRN, मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बोलेंगे? इन टर्म्स ऑफ N, ओके। तो हमें फॉर्मूला याद हो गया। यहां पे TRN का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू एट करेंट यूनिट ऑफ आउटपुट सेलिंग। अभी हम लोग कितनी यूनिट्स को बेच रहे हैं, हम लोग उसकी पहले बात करते हैं। दूसरा बोलते हैं TRN माइनस 1,
टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रीवियस यूनिट्स ऑफ आउटपुट सेलिंग, पहले हम लोगों ने कितनी बेची उसकी बात, और अभी हम लोग कितनी बेच रहे हैं उसकी बात। पहले फॉर एग्जांपल 2 आवर्स हम लोग स्टडीज करते थे, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, बट हम लोगों ने अब 14 आवर्स स्टडी करना शुरू कर दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा आपने 12 आवर्स स्टडी करे उसका जो रिजल्ट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा। इसी को हम लोग यहां मार्जिनल रेवेन्यू में भी समझ रहे हैं। यहां पैसे की बात हो रही है और यहां पे टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, मगर गया हुआ टाइम दोबारा कमाया नहीं जा सकता, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है टाइम है। पैसा तो सभी के पास होता है, समय सबके पास बराबर है जो कि 24 आवर्स है। इसको यूज कर लिया जाए या तो मिस यूज कर लिया जाए, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो हम लोगों को ये समझ में आ गया भाई TRN और TRN-1 का कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने ये एग्जांपल एक और ले लिया यहां पे कि MR11 जो है TR11 माइनस TR10, इसी तरीके इसकी वैल्यू जो है 1780 1780 माइनस 1600 कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई भाई 180। तो एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे ये 11 चेयर का रेवेन्यू जो है वो 1780 है, ओके, और ये जो 10 चेयर का है वो कितना है भाई यहाँ पे 1600 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आपका MRN की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। चलिए, अब ये बोलता है कि जो MRN है निकाला आपने, उसी को अगर हम लोग चाहे तो एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे एक सिंबल यूज करने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं भैया, डेल्टा। और डेल्टा का सबसे इजी मतलब जो होता है उसको हम लोग कहते हैं चेंज। मतलब मेरे पहले लुक्स कुछ और हुआ करते थे और आज कुछ और लुक्स है, तो ये जो चेंज है पहले से अब में, उसको हम लोग यहां शो करने वाले हैं एक सिंबल से, दैट इज नोन एज डेल्टा। क्या कहलाएगा भैया, ये डेल्टा। चलिए हम लोग समझते हैं। वन मोर वे टू कैलकुलेट MR इज द चेंज इन TR, वो जो चेंज हो रहा है TR में उसकी बात कर रहे हैं। व्हेन 1 यूनिट इज सोल्ड, जब एक यूनिट बेच दी जाए नेक्स्ट वाली, तब की बात हो रही है यहाँ पे। When change in unit sold is more than 1, अगर एक से ज्यादा यूनिट बेची गई है तभी हम लोग बात करेंगे MR की, अदरवाइज बात नहीं कर पाएंगे। Then MR can also be calculated as, कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया समझते हैं। MR is equals to change in total revenue। शो कैसे करना है भाई, तो डेल्टा बनाओ, डेल्टा किसके आगे बनाओ, तो TR के आगे बनाओ। यहां पर है चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी यूनिट्स आपने और बेच दी, इसकी अब हम लोग बात करेंगे। तो ये होता है क्या, डेल्टा Q। फॉर एग्जांपल, इफ द टोटल रेवेन्यू रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ 10 यूनिट्स इज 1600 and that from sale of 14 chair is 2200। ओके, तो हम लोग अब चेंज देख लेते हैं भाई, चेंज कैसे हुआ भाई यहां समझते हैं। तो ये जो 14 चेयर है उसमें से 10 चेयर की जो टोटल रेवेन्यू है उसको हम लोग डिडक्ट कर देते हैं। तो यहां पे 2200 माइनस हम लोगों ने कर दिया 1600, तो वैल्यू का डिफरेंस कितना आ गया भाई यहाँ पे 600। 14 चेयर माइनस 10 चेयर, मतलब कितनी एक्स्ट्रा आप लोगों ने चेयर्स बेची, वो कितनी थी भैया 4। तो यहाँ पे आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कितना आ गया यहाँ पे 150, 150 आ गया। ओके, अब बोलता है TR इज द समेशन ऑफ MR। TR जो है हमेशा MR का समेशन रहेगा। क्यों, क्योंकि एक एक एडिशनल इसमें वैल्यूज क्या होते चले जाएंगे भाई, जुड़ते चली जाएंगी। ये बात हमें एग्जाम में याद रखनी है। ओके, तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, TRN इज इक्वल टू MR1 MR2 MR3 MR इन टर्म्स ऑफ N। ओके, और इसका सम टोटल क्या कहलाएगा, तो TRN इज इक्वल टू समेशन ऑफ MRN। N में नंबर ऑफ यूनिट्स आप जितने मन चाहो उतने ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ AR MR और TR की। अभी हम लोगों ने ये समझा कि AR TR और MR होते क्या हैं, अब हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे कि इसकी वैल्यूज में क्या आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज आता है। ओके, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट इन केस ऑफ परफेक्ट मार्केट। अब ये बोल रहा है कि जो प्राइस है इस मार्केट में क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। मतलब व्हाटसोएवर द कंडीशन इज, प्राइस इज ऑलवेज कांस्टेंट।
एक प्रोडक्ट को खरीदने का खर्चा भी उतना ही होगा। अगर 10 खरीदोगे या 200 खरीदोगे या 2000 खरीदोगे, इन सब का खर्चा भी खरीदने का उतना ही होगा। दैट इज नोन एज प्राइस कांस्टेंट। अब ये बोलता है परफेक्ट मार्केट है, मतलब यहां पे बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों ही क्या हैं भाई, बराबर है। मतलब बायर एंड सेलर आर इक्वली प्रेजेंटेड इन द मार्केट। ओके, तो ये कौन सा मार्केट हो गया भाई, परफेक्ट मार्केट हो गया। क्या हो गया भैया, परफेक्ट मार्केट हो गया। चलिए हम लोग समझते हैं तो कितनी आउटपुट बनानी है। तो इन्होंने कहा सर अभी तो एक काम करो, बोर्ड में इतनी ही जगह बची है, 6 ही आउटपुट बना लो। अरे मालिक बताओ तो कितने की पड़ेगी। तो उन्होंने बोला पहला प्रोडक्ट भी 10 रुपए का और आखिरी प्रोडक्ट भी 10 रुपए का। तो भैया ये कौन सा टाइप हुआ, तो ये कह रहे हैं कि ये प्राइस जो है मार्केट में कांस्टेंट है, ये वाला टाइप हुआ। चलिए खरीदने और बेचने वाले भी क्या है, बराबर है, इसीलिए ये कौन सा मार्केट है भाई, परफेक्ट मार्केट है। ओके, अब हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं कि टोटल रेवेन्यू होता क्या है। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। तो प्राइस को जब हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट है उसको क्या मान लिया है मैंने, क्यू। प्राइस ऑलरेडी दिया है, काम करता हूं इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देता हूं। हाँ ऐसे ही लगने वाला है भाई साइन। ओके देखिए 10 1 10 अप टू सो ऑन, जब मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू को तो हमारी वैल्यू काय की आ जाएगी, यहाँ पे टी आर की आ जाएगी। और टी आर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू होता है। क्या होता है टी आर का मतलब, टोटल रेवेन्यू। अब हम लोग बात करते हैं ए आर की, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालते हैं या एक प्रोडक्ट को बेचने के बाद कितना फायदा होता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात हो रही है, तब ये कहलाएगा एवरेज रेवेन्यू। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू पी। किसके बराबर होता है भैया, तो ये पी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पी। तो यहां मैं लिख देता हूं एग्जाम में याद रहे, ए आर इज इक्वल्स टू पी। ओके चलिए, तो टी आर कितना दिया भैया आपने, 10। 10 डिवाइडेड बाय 1 करो 10, 10 डिवाइडेड 20 डिवाइडेड बाय 2 करो फिर से 10 अप टू सो ऑन, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, तो एवरेज रेवेन्यू के बराबर आ रहा है। मतलब एक चीज की प्राइस और उससे आने वाला एवरेज रेवेन्यू है, दोनों ही बराबर। क्या है भाई, दोनों ही बराबर। तो हम लोगों को ये एक और कॉलम जो है दिमाग तक के पहुंचने वाला है और पहुंच भी गया है। आखिरी में हम लोग बात करते हैं काय की भाई, मार्जिनल रेवेन्यू की। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ एन को मैं एक और फॉर्मूले से डिनोट करता हूं, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। चेंज जो टी आर में हो रहा है, चेंज जो क्वांटिटी में हो रहा है, उसका डिवीजन जो है बच्चों वो किस में आ जाएगा भाई, एम आर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा भैया, एम आर में आ जाएगा। चलिए समझते हैं। तो भाई बोल रहा है इसके पहले तो कोई चेंज था ही नहीं, चेंज तो अब जाके स्टार्ट हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो बोलता है मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो किस पे बेस है भाई, टोटल रेवेन्यू पे। तो यहाँ पे चेंज स्टार्ट होता है। तो 20 और 10 का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, यहाँ पे 10। 20 और 30 का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, 10। तो अप टू सो ऑन यहाँ पे सारे के सारे जो डिफरेंस है वो यहाँ से निकाले गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो 10 आ रही है। मतलब कि यहाँ पे एक चीज और समझ में आई, परफेक्ट मार्केट में जो आपका टीआर है उसको छोड़ दो, अब आपके पास जो प्राइस बचा है, ठीक है, और जो आपके पास एवरेज रेवेन्यू आ रहा है, आखिरी में जो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है, तो ये तीनों चीजें क्या है भाई, बराबर है। कौन से मार्केट की बात हो रही है, तो यहाँ पे परफेक्ट मार्केट की बात हो रही है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है भाई, कंक्लूड
ये स्केड्यूल में हम लोगों ने तीन चीजों के बीच में जो रिलेशन है बिल्कुल क्लियर कर लिया है भाई। कौन कौन सी तीन चीजें थी? तो पहली जो चीज थी उसका नाम था प्राइस, दूसरी जो चीज थी उसका नाम था एवरेज रेवेन्यू, और तीसरी जो चीज थी उसका नाम क्या था? मार्जिनल रेवेन्यू। बट यहां पे आपने ये रिलेशन क्रिएट तो कर दिया, बट हमें बताइए तो क्या ये सच में बराबर होंगे? तो इस चीज को जानने के लिए हम लोग क्या करें, तो हम लोग एक डायग्राम बना के देख लेते हैं, एक ग्राफ बना के देख लेते हैं, जिससे हमें ये चीजें बिल्कुल ही एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि जो हम लोगों ने चीजें करी है वो सही है कि नहीं है। ओके, तो हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे स्केड्यूल के बाद एक डायग्राम पे, और हम लोग इसको पूरे फॉर्मूले के थ्रू समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें ये पता है कि जो टोटल रेवेन्यू है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TR से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो बोलता है TR इज इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ MR। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। ओके, चलिए, और मार्जिनल रेवेन्यू के फॉर्मूले की बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द टोटल रेवेन्यू। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये बोलता है MR n यहां लिख लेता हूं मैं, तो TRN माइनस TRN माइनस 1। ओके, अब एवरेज रेवेन्यू की जब बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये भी टोटल रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है TR डिवाइडेड बाय Q। ओके, और जो कि किसके बराबर होता है, यहाँ पे प्राइस के बराबर होता है। ओके, चलिए, अब बोलता है डायग्राम एंड स्केड्यूल द प्राइस इज कांस्टेंट। भाई प्राइस क्या होगा डायग्राम में भी और स्केड्यूल में? कांस्टेंट होगा। ये सबसे अच्छी बात है। सो दैट average revenue is equals to marginal revenue just because the price is constant, just because the price is constant। okay, तो AR is equals to क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे MR, AR क्या हो जाएगा? MR के बराबर हो जाएगा। okay, both AR and MR coincide each other in a curve। ठीक है, तो ये जो MR है और जो AR है वो दोनों ही क्या है? बराबर है। और मैं यहाँ और लिख देता हूं प्राइस, तो ये तीनों कोइंसाइडेड हो गए, मतलब एक ही लाइन पे तीनों चीजें क्या हो रही है यहाँ पे बन रही है। ओके, स्लोप्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और किसके पैरेलल चलेगी? तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगी। किसके पैरेलल चलेगी भाई? एक्स एक्सिस के। ओके, द टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस अपवर्ड एट कांस्टेंट रेट, और बोला टोटल रेवेन्यू कंटिन्यूअसली क्या होगा भाई? कांस्टेंट रेट से बढ़ता हुआ चलेगा। तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा भाई? 45 डिग्री का एंगल बनाएगा जब ये क्या चलेगा भाई? कांस्टेंट चलेगा। ओके, चलिए, TR कर्व स्लोप्स एट 45 डिग्री। तो भैया एग्जाम में ये हम लोगों को स्केड्यूल याद करना है, डायग्राम भी याद करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट मार्केट के बाद बात करेंगे हम लोग इम्परफेक्ट मार्केट की, जहां पे बायर्स और सेलर्स का जो नंबर है वो कम ज्यादा हो सकता है बट बराबर नहीं हो सकता। ओके, अब इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? तो इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है प्राइस पे। अब प्राइस क्या होगा? तो प्राइस यहां पे फॉल होगा। क्या होगा भाई? इम्परफेक्ट मार्केट की कंडीशन में प्राइस जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से क्या होने वाला है? फॉल होने वाला है। चलिए हम लोग समझते हैं। व्हेन प्राइस इज फॉलिंग, जब प्राइस क्या हो? गिरे, मतलब जहां पे था उससे कम होना शुरू हो जाए। इन एन इम्परफेक्ट मार्केट इफ द प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज इट्स सेलिंग, भाई इंडिया में तो टेंडेंसी यही है, चीज अगर सस्ती है तो वो बहुत ज्यादा बिकेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सुना है, कहा जाता है हर माल 15 रुपए। हर माल 15 रुपए का मतलब ये जरूरी नहीं होता है कि जितना भी प्रोडक्ट रखा हुआ है उन हर चीज की कॉस्ट जो है 15 रुपए हो, बट वो क्या करता है? तो वो हर माल में जितना भी प्रोडक्ट डालता है उसमें फॉर एग्जांपल कोई चीज होगी 25 रुपीज की, कोई होगी 75 रुपीज की, कोई होगी सिर्फ 5 रुपीज की, कोई होगी सिर्फ मान लेते हैं 2 रुपीज की। तो वो क्या करता है? इन सब का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता है भाई, और इस एवरेजिंग के हिसाब से क्या करता है? मार्केट में इन चीजों को बेच देता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि यहां पे एवरेज उसके पास इतना आना चाहिए। तो मार्केट में ग्रो करने के लिए सबसे आसान जो तरीका है कि आप क्या करें? प्राइस को गिरा दें। जैसे ही प्राइस गिराएंगे तो कस्टमर जो है वो अपने आप आने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है क्वांटिटी की। किसकी बात हो रही है? और क्वांटिटी अगर परचेज करना है ज्यादा तो प्राइस देना होगा आपको कम, और मार्केट में ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। ओके, तो वो क्या चाहता है? उसकी सेलिंग मतलब रेवेन्यू बढ़े। देन ही और शी मस्ट रिड्यूस द प्राइस।
क्या करे वो, अब प्राइस यहां पे उसका क्या करे भैया, कम करे। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एज वी हैव लर्नड अर्लियर इन द चैप्टर ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड दैट, क्या लिखा है भाई, प्राइस और डिमांड आर नेगेटिवली रिलेटेड। बोल रहा है कि थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने समझा कि प्राइस और डिमांड जो है वो हमेशा कैसे होंगे भाई, नेगेटिवली रिलेटेड। समझ लेते हैं एक बार इसको हम लोग। फॉर एग्जांपल किसी चीज का प्राइस जो है वो 2012 में मान लेते हैं 90 रुपीज था। मान लेते हैं ये जो प्राइस की बात हो रही है वो हो रही है पेट्रोल की, ठीक है। अब ये 2022 में आते हैं और मान लेते हैं इसकी प्राइस कर देते हैं 120 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे प्राइस में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो वो 30 रुपीज का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 1 लीटर मिलता था, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, वो बोलेगा कि अभी भी मैं 90 रुपीज का ही पेट्रोल डलवाऊंगा। तो भाई 90 रुपीज का पेट्रोल डलवाओगे तो हो सकता है आपको 0.80 ml मिले, ठीक है। मतलब यहाँ प्राइस बढ़ने के कारण आपकी क्वांटिटी जो होगी वो हमेशा क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे रिलेशन जो है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का क्या हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, या तो वाइस वर्सा रिलेशन हो जाएगा। तो ये हमें रिलेशन क्या है भाई, याद करके रखना है। हाँ, अगर प्राइस कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट में बढ़ जाएगी, ये हमें याद रखना है। दैट इज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ओनली व्हेन द प्रोड्यूसर इज रेडी टू रिड्यूस इट्स प्राइस। भाई लोग सामान खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे अगर आपने एक छोटा सा काम कर दिया। क्या, आपने अगर मार्केट में उन प्रोडक्ट के प्राइस को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये बात हमेशा हम लोगों को याद रखनी है। चलिए, तो हम लोग इसी इम्परफेक्ट कंपटीशन को एक स्केड्यूल के थ्रू समझने की पहले कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यूनिट्स की बात करते हैं। कितने यूनिट्स बनाने वाले हो, तो सर हम लोग 6 यूनिट्स बनाने वाले हैं। ओके, प्राइस क्या रखने वाले हो, क्योंकि इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होगा भाई, डाउनवर्ड स्लोप होगा, मतलब धीरे 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 करके कम होना शुरू हो जाएगा। तो पहले चीज का प्राइस 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7 और 6 और फिर 5। ओके, मतलब काउंटडाउन शो चल रहा है भैया यहाँ पे। अब इससे आने वाला जो टोटल रेवेन्यू होगा वो भी तो चेंज हो जाएगा भाई। ओके, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, P इंटू Q से, और यहाँ जो यूनिट्स है वो क्या है, Q है। क्या है भाई, Q है। ओके, तो अब हम लोग क्या करें, Q इंटू P कर दे। 1 इंटू 10 10, 9 2 18, यहाँ पे 8 3 24, 7 4 28, 5 6 30, 6 5 30। मतलब इसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है वो थोड़ा सा कम भी हो जाए, क्योंकि यूनिट जो है वो बढ़ रहे हैं और प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। अब हम लोग एवरेज रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ चुका है भाई, ठीक है, क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। ओके, अब यहां पे देखते हैं हम लोग, ये जो प्राइस है और जो एवरेज रेवेन्यू है लगभग नहीं 100% ही क्या है भाई, सेम है। तो यहां पे क्या चीज निकल के आ गई भाई, AR इज इक्वल्स टू प्राइस। AR किसके बराबर है भैया, प्राइस के बराबर। बट मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं, आप देखते हैं इसमें क्या ट्विस्ट आने वाला है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है, तो सर 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, TRN माइनस TRN माइनस 1। ओके, दूसरा जो फॉर्मूला उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। क्या होता है डेल्टा का मतलब भाई, चेंज होता है। ओके, तो इन दोनों ही फॉर्मूले में ये समझ में आ रहा है कि चीजें डिडक्ट होंगी। चीजें क्या होने वाली है भाई, डिडक्ट होने वाली है। चलिए एक और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि MR जो है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, TR पे डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है भाई, TR पे डिपेंडेंट होता है। ओके, चलिए, तो इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे डैश
18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 8, 24 में से 18 जाएगा तो बचेगा कितना 6, 28 में से 24 जाएगा तो बचेगा कितना भाई 4, 30 में से 28 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है, और 30 में से 30 जाएगा बचेगा 0। अगर इसके बाद भी कोई पर्सन कुछ चीज को बेचेगा तो उसके पास आने वाला जो पैसा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू के फॉर्म में नेगेटिव हो जाएगा। तो इस बात का हम लोग को क्या रखना है भाई, ख्याल रखना है। ओके, अब हम लोग रिलेट करते हैं टीआर, एआर और एमआर को। चलिए, तो टीआर जो है देखिए कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज होता है, ये मैक्सिमम पॉइंट पे आता है और फिर क्या होने लग जाता है भाई, यहाँ पे डिक्रीज होने लग जाता है। इसको ही रिलेट करते हैं हम लोग एमआर और एआर से। तो एआर देखिए कंटिन्यूअसली स्लोप जो है वो डाउनवर्ड हो रहा है, बट एआर के नीचे कौन है भाई, एमआर है, मतलब एमआर इज ऑलवेज बिलो द एआर। तो एआर के नीचे क्या रहेगा, हमेशा एमआर रहेगा। तो एमआर भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, ये एक पॉइंट आ गया जो 0 है, मगर इसके आगे अगर ये बढ़ता है तो ये क्या शो करेगा, नेगेटिविटी, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव। ओके, अब ये जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है यही एमआर का क्या होगा, मिनिमम पॉइंट। मतलब व्हेन द टोटल रेवेन्यू रीच इट्स मैक्सिमम पॉइंट एट दैट टाइम the marginal revenue reach its minimum point which is known as 0। क्या कहलाएगा भाई, यहां पे ये 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। हम लोग इसको पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी बोल सकते हैं, ये याद रखिएगा भाई एग्जाम तक के। तो हम लोगों ने अभी स्केड्यूल और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से समझा कि ये जो इम्परफेक्ट मार्केट है इसमें क्या चीजें होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बोलता है व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, अगर किसी भी चीज का प्राइस आप क्या करते हैं, कम करते हैं, देन बोथ AR एंड MR ऑल्सो डिक्रीजेस। प्राइस कम किया, ऑटोमेटिकली जो AR है वो भी कम होगा और जो MR है वो भी क्या हो जाएगा, यहां पे डिक्रीज हो जाएगा। ओके, बट TR विद इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, TR क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि आपने रेट क्या कर दिया भैया, मार्केट में कम कर दिया है। चीजें सस्ती होंगी, लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे या खरीदने की कोशिश करेंगे। ओके, सच दैट प्रेजेंटेड इन द गिवन टेबल, हम लोगों ने टेबल में ये सारी की सारी चीजें क्या करी है भाई, शो करी है। ओके, एंड डायग्राम इन विच टीआर कर्व स्लोप्स अपवर्ड। थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं, देखिए टीआर कर्व स्लोप्स अपवर्ड, देन एट अ कांस्टेंट पॉइंट आफ्टर दैट इट इज डिक्रीजिंग। ओके, तो ये बात हम लोग को एग्जाम में थोड़ी सी याद रखनी है। ओके, चलिए, एंड बोथ AR एंड MR कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, मगर AR जो है वो ऊपर रहेगा और MR जो है वो क्या रहेगा, इसके नीचे रहेगा। अब हम लोग रिलेशन की बात करते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द TR एंड द MR। मैंने कहा कि MR जो है वो हमेशा किस पे डिपेंडेंट होगा भाई, टीआर पे डिपेंडेंट होगा। किस पे डिपेंडेंट होगा, टीआर पे डिपेंडेंट होगा। ओके, चलिए टोटल रेवेन्यू की हम लोग बात करते हैं। टीआर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एमआर। आई रिपीट, टीआर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एमआर। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या है भाई, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टीआर एन माइनस 1। एक और फॉर्मूला लिख देता हूं भाई, डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। आगे क्या बोलता है, व्हेन टीआर इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, चीजों की वैल्यू अगर आप कम करते हैं तो टोटल रेवेन्यू आपका क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। ये बात हमें याद रखनी है। इस समय पे मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। When TR reached its maximum point, सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे जब पहुंच जाएगा तब क्या होगा, बोल रहा है MR जो है वो 0 हो जाएगा। When TR declines, जब TR डिक्लाइन होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, ठीक है, तब MR becomes negative only in exceptional cases, बट सब में नहीं होगा, कुछ केसेस में होगा। हमेशा MR नेगेटिव हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि चीजों को बेचने से आपके पास कुछ ना कुछ पैसा तो जरूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप चीजों को बेचें और आपके पास पैसा ना आए, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कि अब अगर मान लेते हैं प्राइस को हम लोगों ने क्या बना दिया भाई, यहाँ पे कांस्टेंट बना दिया। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए यूनिट सोल्ड करे हम लोगों ने 5, प्राइस क्या कर दिए यहाँ पे कांस्टेंट,
टीआर निकाला तो कैसे निकलता है, प्राइस इनटू यूनिट और क्वांटिटी, तो 5, 10, 15, 20, 25 एमआर आ गया ये। अब इसको हम लोगों ने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट आ रहा है जब सब चीजें क्या हो रही है, मिल रही है, मतलब प्राइस के बराबर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बराबर क्या हो गया भाई, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए अब रिलेशन बिटवीन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एआर और एमआर की। अभी हम लोगों ने टीआर और एमआर की बात करी है, चलिए इसको समझते हैं। तो एआर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टीआर अपॉन क्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टीआर एन माइनस 1। एक और फॉर्मूला लिखो भाई, कौन सा, डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। ओके, अब बोलता है व्हेन एआर इज कांस्टेंट, जब एआर कांस्टेंट होगा तो एमआर भी क्या होगा भाई, कांस्टेंट, मतलब कोइंसाइड ऑन ईच अदर। ओके, ये बोलता है व्हेन डिक्रीजेस, मतलब एआर जब डिक्रीज होगा तो एमआर भी उसका भाई है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ डिक्रीजिंग इन एआर इज लेस, बट जो एआर में डिक्रीज होगा वो कम होगा और एमआर में जो डिक्रीज होगा वो क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं एआर is less changing and MR is more changing। अगर मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं AR, इसको क्या लिख सकता हूं फिर यहाँ पे MR, क्या लिख सकता हूं भाई, MR। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, AR कांट बी नेगेटिव, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ना तो जीरो होगा, ना नेगेटिव होगा, ना तो क्या होगा भैया, जीरो होगा। बट एमआर कैन बी जीरो एंड ऑल्सो भी नेगेटिव, मतलब एमआर जो है वो नेगेटिव भी यहाँ पे हो सकता है। यहां तक के हम लोगों को समझना है, ठीक है, यहां तक के बात हमें समझ में आ गई। एक और रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एआर और एमआर की। हम लोगों ने जो बात करी है, जो हम लोगों ने कोशिश करी दोनों को ज्वाइन करने की, अब हम लोग कोइंसाइड करवाते हैं एआर और एमआर को। ठीक है, चलिए विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। तो यहाँ पे यूनिट जोड़ ले भाई, 1 2 3 4 5, यहाँ प्राइस दिया हुआ है, प्राइस जो है वो क्या है भाई, मार्केट में कांस्टेंट है। ओके, टीआर की बात करते हैं तो टीआर कैसे आता है, P इंटू क्यू से आता है। कैसे आता है भैया, P इंटू क्यू से आता है। टीआर की बात करिए हम लोगों ने, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, एमआर जो है क्या है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या शो कर रहे हैं, प्राइस जो है एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है और एवरेज रेवेन्यू जो है वो किसके बराबर होता है भाई, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एआर एंड एमआर कर्व्स अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बट एआर तो हमें पता चल गया, जब आप एक क्वांटिटी की बात करोगे, उसके बेचने की बात करोगे तो उसको बोलना है भैया एआर। एक और एडिशनल की बात करोगे तो वो हो गया एमआर। बट ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है ये तो बताओ। तो मोनोपोली का मतलब होता है जब पूरे मार्केट में सिंगल सेलर बैठा हुआ हो और उसका कोई भी क्लोज कॉम्पिटिटर अवेलेबल ना हो, दैट इज नोन एज मोनोपोली। बट पैरेलली अगर हम लोग मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो यहां पे बात होगी कि जहां पे एकदम क्लोज कॉम्पिटिटर अवेलेबल हो, जैसे पेप्सी और कोक, ये बिल्कुल क्लोज कॉम्पिटिटर है। माउंटेन ड्यू और स्प्राइट दोनों क्लोज कॉम्पिटिटर है भाई, है कि नहीं। अगर मान लेते हैं दोनों को ही मैं ग्लास में सर्व करता हूं तो आप डिफरेंशिएट बहुत मुश्किल है कि कर पाएं, क्योंकि उनका कलर जो है लगभग सेम है और टेस्ट भी बिल्कुल 99.99% क्या है, एकदम सेम है। तो ये बात हमें याद रखनी है, जहां क्लोज कॉम्पिटिटर हो एकदम, उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या बोलेंगे भाई, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो पहले हम लोग थ्योरी समझते हैं इसकी। ओके, क्या बोलता है, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्यों, क्योंकि यहां पे बायर्स और सेलर्स डिसाइडेड नहीं है कि कितने होंगे और कितने नहीं होंगे। एआर एंड एमआर कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, एआर और एमआर कर्व क्या होगा, स्लोप क्या करेगा भाई, डाउनवर्ड करेगा। एज मोर यूनिट्स कैन बी सोल्ड ओनली रिड्यूसिंग द प्राइस। बट अगर आपको और बेचना है तो एक काम करो, क्या करो भैया, प्राइस को कम कर दो। प्राइस को कम नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में तो नहीं बिकेगा, ज्यादा महंगा करोगे तो खरीदेंगे नहीं लोग, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है थोड़ा सा
बेटर नहीं है, थोड़ा सा अप टू द मार्क है। ओके, देयर इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन AR एंड MR कर्व्स ऑफ द मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जब हम लोग मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक को एक साथ मिलाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंज आता है, बहुत ज्यादा चेंज इसमें नहीं आता। ओके, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, द AR एंड MR कर्व आर मोर इलास्टिक। ठीक है, जब मोनोपोलिस्टिक की बात होगी तो यहाँ AR और MR कर्व जो होगा वो मोर इलास्टिक होगा, मतलब इसमें चेंजेस होंगे, मतलब पॉसिबिलिटी है। ओके, आर मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू दोज ऑफ मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक में चेंजेस के क्या है भाई, प्रोविजंस है, बट मोनोपोली में प्रोविजंस नहीं है। ओके, दोस ऑफ मोनोपोली इट हैपेंस बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। क्या है भाई, यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। हम लोगों ने याद करा अभी पेप्सी और कोक। ओके, एंड एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट अंडर मोनोपोली, बट मोनोपोली में ये चीजें नहीं होंगी। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड, अगर मान लेते हैं किसी चीज का प्राइस आपने थोड़ा सा भी बढ़ा दिया। ओके, चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं कि अगर मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है पेप्सिको और एक कंपनी है जिसका नाम है कोक। अगर पेप्सिको ने किसी चीज का प्राइस 0.75 पैसा रिड्यूस करा, कोक इमीडिएटली अपने प्राइजेस को भी क्या करेगा भाई, रिड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है भाई, एकदम क्लोज कॉम्पिटिटर है, और इसको क्या कहा हम लोगों ने, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या बोला भाई, monopolistic competition. Okay, both market then proportional fall in demand under monopoly is less than the proportionate fall in demand under monopolistic. तो monopolistic में change ज्यादा होगा और monopoly में change हमेशा कम होगा। तो ये हम लोगों ने बात करी कि AR और MR under the case of monopoly and monopolistic competition. Okay, तो चलिए पहला ग्राफ देखते हैं। जो AR और MR है मोनोपोली में, इसके बीच में ये जो गैप है वो क्या दिख रहा है भाई, कम दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई, कम दिख रहा है। बट यही मोनोपोलिस्टिक पे हम लोग बात करते हैं तो ये गैप जो है क्या हो गया है, बढ़ गया है। आई रिपीट, ये जो गैप है वो क्या है, बढ़ गया है, और यहाँ पे जो गैप है वो क्या हो चुका है भाई, कम हो चुका है। तो इतनी सी बात हम लोगों को क्या करना है भैया, याद करके रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई ब्रेक इवन पॉइंट की। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना तो किसी चीज का प्रॉफिट हो ना तो किसी चीज का लॉस हो, मतलब चीजें बना के बेची तो आपको वहां पे ना तो फायदा दिखे और ना तो लॉस दिखे, उस पॉइंट पे पहुंचना कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहलाता है भाई, ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर द TR एंड TC इज इक्वल, मतलब जो टोटल रेवेन्यू है वही टोटल कॉस्ट है। 10 रुपए लगाया, 10 रुपए कमाया, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। द पॉइंट वेयर द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द कॉस्ट, एक ऐसा पॉइंट जहां टोटल रेवेन्यू जो है किसके बराबर हो जाए भाई, कॉस्ट के बराबर। द फर्म इज एबल टू मीट ऑल इट कॉस्ट एट दिस पॉइंट, और फर्म जितने भी खर्चे करना चाहती है वो इस पॉइंट पे खर्चे कर पा रही है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि खर्चा करने के लिए उसको कहीं से उधार लेना पड़ रहा है, लोन लेना यहाँ पे पड़ रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो टोटल रेवेन्यू हमेशा कितने डिग्री पे चलता है भाई, 45 डिग्री पे। अब टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट आ गया यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। तो इस कारण से ये जो जगह है ये क्या कहलाएगी भाई, लॉस की, और इस लॉस को क्या कहेंगे भैया, एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये जो गैप आ रहा है इसको क्या बोला फिर हम लोगों ने, एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोला भैया, एबनॉर्मल प्रॉफिट। और ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलोगे, ब्रेक इवन पॉइंट। ना तो फायदा है ना तो नुकसान है, ऐसे पॉइंट को क्या बोलना है यहाँ पे, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलेंगे भाई, ब्रेक इवन पॉइंट। तो आ गया समझ में ब्रेक इवन क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं शटडाउन पॉइंट की। एक ऐसा पॉइंट जब ऐसा लगे कि ये कंपनी जो है बंद करनी पड़ेगी, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, खर्चों का मतलब यहाँ टोटल कॉस्ट है, ठीक है, वो ज्यादा होते चले जा रहा है, बट जो टोटल रेवेन्यू आना चाहिए वो उतना नहीं आ रहा। तो एक ऐसे काम में हमें क्या करना चाहिए, तो हमें शटर गिरा देनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, शटडाउन पॉइंट, मतलब चीजों को रोक देना, नहीं तो अब खर्चा जो है धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। चलिए शटडाउन पॉइंट में क्या होगा, तो बोलता है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू TVC, मतलब टोटल
वेरिएबल कॉस्ट, क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, द सिचुएशन व्हेन फर्म्स इज एबल टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट ओनली। फिक्स कॉस्ट नहीं निकाल पा रही है, कौन से निकाल पा रही है, वेरिएबल, मतलब जो कि आउटपुट के हिसाब से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, एक ऐसा पॉइंट जब फर्म सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल पा रही है, अपना वेरिएबल कॉस्ट निकाल पा रही है। द फर्म इनकर्स लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट, ठीक है, ये बोल रहा है फर्म इनकर्स लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट तो वो बियर कर ही नहीं पा रही है। ओके, द फर्म डज नॉट स्टॉप द प्रोडक्शन एट दिस पॉइंट एज फिक्स कॉस्ट विल बी स्टिल इनकर्ड। अब यहां पे वो प्रोडक्शन नहीं रोक पा रही है, क्यों, क्योंकि अभी तक के फिक्स कॉस्ट नहीं निकला है। इफ AR फॉल्स, अगर AR जो है वो फॉल हो जाए, गिर जाए, फिर क्या होगा, एंड इज अनेबल इवन AVC, और AVC भी नहीं निकाल पा रही है, मतलब ना एवरेज रेवेन्यू निकाल पा रही है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है, और जो AVC है वो भी निकालना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। देन फर्म विल शट डाउन द ऑपरेशन, इसके कारण क्या करेगी, वो अपने ऑपरेशंस को बंद कर देगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को क्या बोलना है, शट डाउन पॉइंट। क्या बोलना भाई, शट डाउन पॉइंट। ओके, तो ये हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू को मैं यहां पे मान लेता हूं प्राइस, ठीक है। अब ये यहां पे बोल रहा है ये जो एवरेज कॉस्ट है ये इतनी ज्यादा है, और इसमें से क्या बियर कर पा रहे हो, सिर्फ आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आप लोग नहीं निकाल पा रहे हो, तो इस कंडीशन में हम लोग ये जो पॉइंट होगा इसको क्या कहेंगे भाई, शट डाउन पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, शट डाउन पॉइंट, यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए बहुत ही आसान सा छोटा सा काम करना है, आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे मिलने वाला है क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने भी बोर्ड्स है उसका कंटेंट और बेस्ट टीचर्स, ठीक है, जिसमें CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और जितने भी स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो सब कवर किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करवाई जाती है अंडर वन रूफ, लाइक नीट, क्लैट, JEE, AI, CUET एंड TET। तो इन सब के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल पे विजिट करिए। तो आप लोगों को बहुत मजा आया होगा ये सब चीजें पढ़ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।